ये वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस के बारे में। आपने कई बार सुना होगा कि कुछ जो प्रोडक्ट्स होती है उसके ऊपर जीएसटी के अलावा सेस भी लगती है और वही जो सेस है उसी को बोलते हैं जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस। जब जीएसटी लाया गया था तो कुछ एक्ट फ्रेम किए गए थे, उसी में से एक था जीएसटी कॉम्पेंसेशन टू स्टेट सेस एक्ट 2017। सीजीएसटी एक्ट बना था, एसजीएसटी एक्ट बना था, यूटीजीएसटी एक्ट बना था, आईजीएसटी एक्ट बना था और एक बना था जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस एक्ट 2017। तो उसी के बारे में ये वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। ये सेस होता क्यों है, सेस कौन सी प्रोडक्ट पे लगता है, किस लिए इसे लाया गया था, सारी चीजें ये वीडियो में डिस्कस की जाएगी। तो जैसे कि हमने बताया 2017 में ये एक्ट को फ्रेम किया गया था और इसे क्यों फ्रेम किया गया था, तो जो स्टेट थे, कुछ स्टेट थे, वो स्टेट को रेवेन्यू लॉस हो रहा था जीएसटी आने से। ओके, जीएसटी आने के बाद वो स्टेट को उनको लग रहा था कि उनकी जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू का लॉस होगा, तो उसी स्टेट्स को कॉम्पेंसेट करने के लिए ये जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस एक्ट लाया गया था। और इसमें बताया गया था कि ये जो कॉम्पेंसेशन होगा वो 5 साल के लिए जो भी स्पेसिफिक स्टेट्स होंगे उन्हें दिए जाएंगे। अब यहां पे जैसे बताया गया है कि ये जो जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस है वो कलेक्ट कौन करेगा और गवर्नमेंट में उसे डिपॉजिट कौन करेगा, तो सभी जो टैक्स पेयर हैं जो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करते हैं वो जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस पे करेंगे। लेकिन जहां तक बात है एक्सपोर्टर्स की और कंपोजिशन डीलर में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन लेके रखा हुआ है, वो लोगों को सेस कलेक्ट करने की और डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है। वैसे कई केसेस में एक्सपोर्टर सेस कलेक्ट कर सकते हैं, उसे डिपॉजिट कर सकते हैं और देन उसे रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। चलिए, कौन कौन से गुड्स हैं जो जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस में कवर किए गए हैं, तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, जो पान मसाला होता है, एरेटेड ड्रिंक बोलो या फिर एरेटेड वाटर बोलो, जो हम बोलते हैं कोक, पेप्सी, थम्स अप, ओके, तो ये सारे एरेटेड ड्रिंक कंसिडर होते हैं। टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, कॉल, ब्रिकेट्स एंड सॉलिड फ्यूल्स मेड फ्रॉम कॉल और इग्नाइट, मोटर कार्स एंड अदर मोटर व्हीकल्स, एनी अदर सप्लाईज एज नोटिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो देखिए यहाँ पे जो भी डीमेरिट गुड्स है, जिसे सीन गुड्स भी बोला जाता है, जो यूजुअली ह्यूमन के लिए अच्छे नहीं होते, ओके, वो इंजुरियस होते हैं, जैसे पान मसाला, टोबैको वगैरह, ओके, सिगरेट वगैरह। तो ये सारी चीजों को, मीन्स जो डीमेरिट गुड्स है उसे भी यहाँ पे कवर किया गया है, उसके ऊपर सेस लगता है। और साथ ही साथ अ, कुछ जो लग्जरियस आइटम होती है जैसे मोटर कार्स एंड अदर व्हीकल, उसके ऊपर भी सेस लगता है। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि जीएसटी आने के बाद कुछ जो स्टेट है, जो सप्लाइंग स्टेट थे, मीन्स जहां से प्रोडक्शन होती थी और दूसरे स्टेट में फिर उसे बेचा जाता था प्रोडक्ट को, तो उनको जीएसटी आने के बाद एक तरह की रेवेन्यू लॉस होती थी। किस तरह से, वो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। पूरी वीडियो को देखिएगा, काफी कुछ चीजें आपको जानने को मिलेगी। अब यहाँ पे और भी कुछ चीजें बताई गई है, लेकिन उसके अंदर जाने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ये जो हम बात कर रहे हैं अभी, कि ये सेस को लाया क्यों गया, उसके बारे में अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो एक छोटा सा एक यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल ड्रॉ करके रखा हुआ है, जिससे मैं आपको अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन कर पाऊंगा। देखिए, जीएसटी से पहले क्या होता था, तो जीएसटी से पहले अगर आप देखोगे तो चलिए चलिए जीएसटी के पहले की अगर बात करें तो प्री जीएसटी एरा में क्या था, तो ये जो ऊपर वाला एरिया है, ये वाला, ओके, जहां पे अभी मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, उसे डिफरेंस आपको देखना है कि जीएसटी पहले क्या होता था। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि गुजरात और राजस्थान दो स्टेट है और बीच में बॉर्डर है। ट्रेडर 1, 2, 3 जो गुजरात के ट्रेडर है और ट्रेडर 4, 5, 6 वो राजस्थान के ट्रेडर है।
अब जब भी ट्रेडर 1 से ट्रेडर 2 को सप्लाई होता था, जीएसटी में उसे सप्लाई बोला जाता है, लेकिन जीएसटी से पहले उसको बेचना बोला जाता था। ओके, जब ट्रेडर 1 ट्रेडर 2 को कोई माल बेचता था तो उसके ऊपर वैट लगाता था। ट्रेडर 2 ट्रेडर 3 को माल बेचता था तो उसके ऊपर भी वैट लगता था। लेकिन जब ट्रेडर 3 ट्रेडर 4 को माल बेचता था तो वहां पे सीएसटी लगता था, क्योंकि गुजरात और राजस्थान के वो बॉर्डर है और ट्रेडर 1 गुजरात का ट्रेडर है और ट्रेडर 4 राजस्थान का ट्रेडर है, तो वो वाले केस में वहां पे सीएसटी लगती थी। फिर ट्रेडर 4 टू 5 और 5 टू 6 फिर से वैट लगती थी, और ये जो वैट होती थी वो स्पेसिफिक स्टेट की होती थी, मीन स्टेट की रेवेन्यू होती थी। जैसे गुजरात में जो ट्रेडर 1 और ट्रेडर 2 जो वैट कलेक्ट करते थे वो गुजरात की रेवेन्यू होती थी, और यहाँ पे ट्रेडर 4 और ट्रेडर 5 जो वैट कलेक्ट करते थे वो राजस्थान की रेवेन्यू होती थी। अब ठीक से इस पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करिएगा, क्योंकि यही पे से आपको पता चलेगा कि कॉम्पेंसेशन सेस क्यों लाया गया। ओके, अब जब भी ट्रेडर 1 टू ट्रेडर 2 को माल बेचा जाता था तो वैट लगती थी, मीन्स ट्रेडर 2 के लिए उसका इनपुट टैक्स वैट था। ट्रेडर 2 जब माल ट्रेडर 3 को बेचता था तो वो वाले केस में उसका आउटपुट टैक्स वैट था। तो इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स दोनों ट्रेडर 2 के लिए वैट था, तो वैट के सामने वैट की क्रेडिट मिल जाती थी। सपोज यहाँ पे ट्रेडर 1 ने उससे 25 रुपए वैट कलेक्ट किया था, तो ट्रेडर 2 के लिए 25 रुपए उसका इनपुट टैक्स था, और जब वो ट्रेडर 3 को माल बेचता था 45 रुपीज उस पर टैक्स चार्ज करता था, तो आउटपुट टैक्स उसका बनता था 45। तो 45 में से अगर 25 घटाएंगे तो हो जाएगा 20। तो ये जो 20 रुपए थे वो टैक्स वो वैट के तौर पे गवर्नमेंट को डिपॉजिट करता था। ओके, तो इसे बोला जाता था आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। मीन्स इनपुट में जो टैक्स होगा वो आपको क्रेडिट मिल जाएगा जब भी आप आउटपुट टैक्स पे कर रहे होंगे। अब बात करें ट्रेडर 3 के बारे में, तो ट्रेडर 3 का इनपुट टैक्स था 45 रुपीज, और ट्रेडर 3 जब राजस्थान में माल बेचता था ट्रेडर 4 को तो उसके ऊपर वो सीएसटी लगाता था, क्योंकि जैसे कुछ प्रोविजन थे टैक्स के एक्ट के अनुसार, वहां पे जब भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेचा जाता था तो उसके ऊपर सीएसटी लगता था। अब सीएसटी किसकी रेवेन्यू रहती थी? सीएसटी रेवेन्यू बनती थी ओरिजिन स्टेट की, मीन्स जहां से वो माल बेचा जाता था वही स्टेट की रेवेन्यू सीएसटी बनती थी। वैसे लेवी सेंट्रल गवर्नमेंट करता था, लेकिन उसका जो कलेक्शन होता था वो जो स्टेट सप्लाई करता था या फिर जो स्टेट में से बेचा जाता था माल, वो स्टेट को उसकी रेवेन्यू मिलती थी। तो यहाँ पे सीएसटी की रेवेन्यू भी गुजरात की ही रेवेन्यू थी। ओके, और उस ट्रेडर 3 के लिए जो इनपुट टैक्स है वैट, वो वैट भी गुजरात की रेवेन्यू है, तो सीएसटी के सामने वैट की क्रेडिट मिल जाती थी। मींस ट्रेडर 3 जब सीएसटी पे करने जाता था तो उसका आउटपुट टैक्स जैसे कि 70 था, तो 70 में से उसका इनपुट टैक्स 45 घटा दोगे तो हो जाएगा 25 रुपए बाकी रहेंगे। तो जो 25 रुपए है वो टैक्स वो सीएसटी के तौर पे करता था। अब बात करेंगे ट्रेडर 4 की। ट्रेडर 4 का जो इनपुट टैक्स था वो 70 रुपीज था सीएसटी के रूप में। ओके, और ट्रेडर 4 का जो आउटपुट टैक्स था वो था वैट, लेकिन वो राजस्थान का वैट था और वो था 90 रुपीज। अब क्या राजस्थान की जो वैट है उसके सामने सीएसटी की क्रेडिट मिलेगी क्या? तो वो नहीं मिलती थी। क्यों? क्योंकि सीएसटी की जो रेवेन्यू थी वो गुजरात की थी, और गुजरात अपनी जो रेवेन्यू है वो किसी और के साथ क्रेडिट के तौर पे शेयर नहीं करने वाला था। तो वो वाले केस में क्या होता था कि ज्यादातर जो दूसरे स्टेट के जो ट्रेडर्स हैं वो गुजरात में से कम माल खरीदते थे, या फिर समझ लीजिए कि जो भी सप्लाइंग स्टेट थे जिनमें से ये माल ज्यादातर मिल आती थी वहां से खरीदारी नहीं होती थी दूसरे स्टेट के ट्रेडर्स के द्वारा, क्योंकि उनको क्रेडिट नहीं मिलती थी। अब यहाँ पे क्या होता था कि ये जो ट्रेडर 4 है या फिर कोई भी स्टेट का दूसरे स्टेट का जो भी ट्रेडर होगा वो गुजरात में से माल नहीं खरीद रहा था। यूजुअली ऐसा होता था क्योंकि उसको क्रेडिट नहीं मिलती थी। 70 रुपीज का टैक्स वो पे करता था, सामने 90 रुपये का टैक्स भी पे करना पड़ता था, तो वो खुद के स्टेट में से ही माल खरीदते थे ताकि उनको क्रेडिट मिल जाए।
और ये जो सीएसटी था वो सीएसटी ओरिजिन बेस्ड टैक्स कहा जाता था, क्योंकि जिस स्टेट में से उसका ओरिजिन होता था, जहां से बेचा जाता था, उसी स्टेट को वो मिलता था, इसीलिए उसे ओरिजिन बेस्ड टैक्स कहते थे। अब जब जीएसटी आया तो जीएसटी लाते वक्त आप नीचे देखोगे ये वाला एग्जाम्पल, तो अब यहाँ पे वैट लगती थी या सीएसटी लगता था, वहां पे जीएसटी लगेगा। कैसे? देखिए, ट्रेडर 1 टू ट्रेडर 2 को जब माल बेचा जाता है तो अब लगता है सीजीएसटी एसजीएसटी। वैसे ट्रेडर 2 से ट्रेडर 3 सीजीएसटी एसजीएसटी, ट्रेडर 4 टू 5 और ट्रेडर 5 टू 6 सभी जगह पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है। लेकिन जब भी इंटर स्टेट सप्लाई होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई होता है, तो वहां पे आईजीएसटी लगता है। पहले सीएसटी लगता था, अब आईजीएसटी। अब क्या होगा कि ट्रेडर 2 को उसका इनपुट टैक्स है सीजीएसटी एसजीएसटी और आउटपुट टैक्स है सीजीएसटी, तो उसकी क्रेडिट मिल जाती थी। यहाँ पे ट्रेडर 5 की बात करें तो यहाँ पे भी उसको आउटपुट टैक्स के सामने इनपुट टैक्स की क्रेडिट मिल जाती थी। अगर ट्रेडर 3 की बात करें तो सीजीएसटी एसजीएसटी उसका इनपुट टैक्स था और आईजीएसटी उसका आउटपुट टैक्स था। आउटपुट टैक्स है, तो यहां पे भी आईजीएसटी के सामने सीजीएसटी और एसजीएसटी की भी क्रेडिट मिलती है। और ट्रेडर 4 की बात करें, जहां पे ज्यादा दिक्कत थी, वहां पे भी अब उसके आउटपुट टैक्स जो सीजीएसटी एसजीएसटी है उसके सामने आईजीएसटी की क्रेडिट मिल जाती है। अब ये आईजीएसटी की क्रेडिट कैसे मिल जाती है? तो आईजीएसटी जो होता है वो कलेक्ट करता है, आईजीएसटी कलेक्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसमें से वो जो 50% आईजीएसटी का जो 50% हिस्सा होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगा, और बाकी का जो 50% उसका स्टेक होगा वो होगा रिसिपिएंट स्टेट। मीन्स जिस स्टेट में माल बेचा जा रहा है उसको 50% दिया जाएगा, उसमें से शेयर, रेवेन्यू का शेयर। ओके, तो अभी आईजीएसटी की सीजीएसटी एसजीएसटी के सामने ट्रेडर 4 को क्रेडिट कैसे मिलती थी? तो देखिए, आधा हिस्सा तो सेंटर का था, तो सेंटर अपना जो आईजीएसटी का 50% हिस्सा है वो अपने सीजीएसटी के सामने सेटअप करती है। और जहां तक बात है एसजीएसटी के सेटअप की, तो उसमें से आधा हिस्सा राजस्थान का बनता है, तो राजस्थान अपनी रेवेन्यू के सामने उसकी भी क्रेडिट दे देता था। अब ये चीजें मैंने क्यों समझाई, तो यहां पे आपको ये भी पता चलना चाहिए कि आईजीएसटी जो टैक्स था वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ओके, टैक्स है। सीएसटी ओरिजिन बेस्ड था, मींस जो स्टेट में से सप्लाई होता था वो स्टेट को उसकी रेवेन्यू मिलती थी। आईजीएसटी जिस स्टेट में सप्लाई किया जा रहा है, मीन रिसिपिएंट स्टेट है, उसको मिल रहा है, इसीलिए इसी वजह से उसे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहा जाता है। अब ये मैंने क्यों आपको एक्सप्लेन किया, तो कॉम्पेंसेशन सेस कहां से आया वो मुझे एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे गुजरात को पहले रेवेन्यू मिलती थी, अब क्या हो रहा है, गुजरात की यहाँ रेवेन्यू लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि सीएसटी के तौर पे उनको जो टैक्सेस मिलते थे पहले वो अब नहीं मिल रहे, क्योंकि अब वो टैक्सेस ट्रांसफर हो गए। वो रेवेन्यू किनको मिल रही है? एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट को 50% आईजीएसटी के तौर पे, और 50% जो रिसिपिएंट स्टेट है उनको, तो उनका जो रेवेन्यू लॉस है वो हो रहा है। तो इस केसेस में जो भी सप्लाइंग स्टेट थे, जो ज्यादातर जो गुजरात है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, कर्नाटका है, ओके, तमिलनाडु है, तो ये सॉरी तमिलनाडु तो नहीं होगा, हाँ तमिलनाडु है, तो ये जो स्टेट थे जो ज्यादातर गुड्स सप्लाई करते थे, उनको अब ये सीएसटी पहले टैक्स मिलती थी, लेकिन अब आईजीएसटी आ जाने के बाद नहीं मिलने वाला था। तो वो वाले केस में ये अग्रीड नहीं थे जीएसटी लाने के लिए। उसी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको बताया कि हम आपके लिए एक प्रोविजन करेंगे जिसके अकॉर्डिंग हम एक और एक्ट फ्रेम करेंगे, और वो होगा जीएसटी कॉम्पेंसेशन टू स्टेट सेस एक्ट। और उसमें से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट की जाएगी वो आपको शेयर की जाएगी अगर आपको कोई लॉस होता है अगले 5 साल में। मीन्स जीएसटी आने के साथ वो साल से लेके 5 साल में अगर आपको जो यूजुअल आपका जो रेवेन्यू बनता है वो रेवेन्यू में अगर लॉस होता है, तो वो वाले केस में आपको जो भी जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस के तौर पे जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होगी उसमें से आपको कॉम्पेंसेट किया जाएगा।
तो इस तरह से जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस एक्ट को फ्रेम किया गया। अब यहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि इसके लिए हम ग्रोथ रेट कंसिडर करेंगे 2016 का। 2016 को एक बेस ईयर माना गया। ओके, और कहा गया कि 2016 को बेस ईयर मानते हुए अगले 5 सालों में अगर आपको एक स्पेसिफिक रेट से ग्रोथ होना चाहिए, अगर वो स्पेसिफिक रेट से हर साल में ग्रोथ नहीं होगा तो जितना भी कम ग्रोथ होगा उसके लिए कॉम्पेंसेट किया जाएगा जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस से मिलने वाली रेवेन्यू पे। और वहां पे डिसाइड किया गया, हम दूसरी अगर देखिए यहां पे बताया गया है कौन कौन सी प्रोडक्ट, तो पान मसाला, एरेटेड वाटर वगैरह वगैरह हमने देखा है यहाँ पे। तो ये सारी प्रोडक्ट जब भी बेची जाएगी, वेदर इट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई, उसके ऊपर सेस लगाई जाएगी। और अगर सेस की बात करूं तो वो लगता है टैक्सेबल वैल्यू, मीन्स गुड्स के ऊपर जो जीएसटी लगता है। ओके, जीएसटी के साथ सेस भी लगेगा ये वाली प्रोडक्ट अगर बेची जा रही है। ओके, मीन्स समझ लीजिए 100 रुपए की चीज बेची जा रही है तो उसको उसके ऊपर 18% के हिसाब से या फिर 28%, वैसे सेस जिन प्रोडक्ट्स पे लगता है वो सारी 28% की कैटेगरी में आती है। तो 28% तो टैक्स लगेगा, लेकिन साथ ही साथ उसके ऊपर जो भी डिसाइड किया गया है, सेस की जो वैल्यू डिसाइड की गई है हर एक तरह के ये जो गुड्स होते हैं उसके ऊपर वो लगाई जाएगी। तो वो डिफरेंट है, काफी लंबी लिस्ट है उसकी। तो वो लिस्ट आप कहीं पे भी गूगल कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि पान मसाला पे कितना लगता है। वैसे वो काफी ज्यादा लगता है क्योंकि ये सारे डीमेरिट गुड्स है और लग्जरियस आइटम है। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ये चीजें खरीदते ही है। चलिए यहाँ पे बताएं हाउ टू यूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर सेस लगता है तो आपके इनपुट टैक्स में अगर सेस है तो वो क्या आप सेटअप कर सकते हो जीएसटी के सामने? नहीं। अगर आउटपुट टैक्स आपका सेस है और इनपुट टैक्स भी सेस है तो आपको क्रेडिट मिलेगी। अदरवाइज आप सेस के सामने आईजीएसटी की क्रेडिट या सीजीएसटी या एसजीएसटी की क्रेडिट नहीं ले पाओगे। हाउ टू कैलकुलेट कॉम्पेंसेशन सेस। कॉम्पेंसेशन सेस को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो जो भी ट्रांजेक्शन वैल्यू है वो ट्रांजेक्शन वैल्यू पे ही, मीन 100 रुपए की चीज है तो भले ही और कोई टैक्स लगते हैं उसके ऊपर, लेकिन वो 100 रुपए की वैल्यू पे ही आपको कॉम्पेंसेशन सेस भी पे करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे बताया गया है कि स्टेट को कॉम्पेंसेट कैसे किया जाएगा। तो जैसे मैंने बताया कि 2016-17 का जो ईयर है उसे बेस ईयर कंसिडर किया गया और उसका ग्रोथ रेट 14% अगर अज्यूम किया गया है तो ये समझा गया कि अगले 5 साल में भी 14% के हिसाब से ग्रोथ रेट होना चाहिए वो स्टेट का। और अगर वो 14% के हिसाब से ग्रोथ नहीं होता है तो जो भी रेवेन्यू लॉस होगा वो रेवेन्यू लॉस सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कॉम्पेंसेशन सेस के तौर पे जो रेवेन्यू कलेक्ट की है वो रेवेन्यू में से वो लॉस को कॉम्पेंसेट किया जाएगा। और अगर कोई लॉस नहीं होता है तो वो वाले केस में जो भी सरप्लस बचेगा वो सरप्लस स्टेट और सेंटर दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ये कुछ बातें हुई है। इसी के साथ देखिए कुछ और चीजें भी हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जब भी जीएसटी लाया गया तो जो भी सारे टैक्सेस थे, जो मेन टैक्स थे, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और वैट जो था स्टेट के लिए, वो सारे जो टैक्स थे उसे सब्स्यूम किया गया कुछ चीजों को छोड़ के, कुछ प्रोडक्ट को छोड़ के। जैसे 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, क्रूड ऑयल, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, एविएशन, टरबाइन फ्यूल और नेचुरल गैस। ये 5 तरह की जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसके ऊपर आज भी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है उनके मैन्युफैक्चरिंग पे, और जब उसको बेचा जाता है तो उसके ऊपर आज भी वैट लगती है जो स्टेट की रेवेन्यू रहती है। लेकिन जहां तक बात थी ये सारे जो टैक्स थे उसे सब्स्यूम करने की, तो ये जो 5 प्रोडक्ट है उसमें तो स्टेट और सेंटर दोनों की एग्रीमेंट थी कि इसको कभी हम लाएंगे, अगर जीएसटी काउंसिल रेकमेंड करेगी तो फ्यूचर में भी इसे लाएंगे जीएसटी में, लेकिन अभी तक वो जीएसटी में नहीं आया है। तो हम ये कह सकते हैं ये जो 5 प्रोडक्ट है वो जीएसटी के परव्यू में है लेकिन अभी उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। लेकिन जहां तक बात है अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन की, पीने वाले दारू की बात करें अगर, तो वो कभी भी जीएसटी के परव्यू में नहीं था क्योंकि सीजीएसटी एक्ट में ही मेंशन कर दिया गया है
कि अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन कभी भी वो जीएसटी में नहीं आएगा, मीन्स इट इज नॉट इन द परव्यू ऑफ जीएसटी। तो उसके ऊपर आज भी स्टेट एक्साइज ड्यूटी और वैट लगती है। तो स्टेट की रेवेन्यू अगर बोले तो स्टेट एक्साइज ड्यूटी और वैट दोनों अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, ये दोनों रेवेन्यू स्टेट की है। तो जब ये प्रोडक्ट थी जिसके ऊपर मीन्स जीएसटी में जो सारे टैक्स सब्सिम हो गए, तो ये कुछ प्रोडक्ट थी जिसमें कुछ में अग्रीमेंट थी और कुछ थी वहां पे कन्फ्लिक्ट हुआ था, वो था टोबैको। जब अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पूरी रेवेन्यू स्टेट एक्साइज ड्यूटी और वैट के तौर पे स्टेट को दी गई, तब सेंटर ने बोला कि टोबैको की रेवेन्यू तो हमें चाहिए, टोबैको पे हमारी रेवेन्यू बनेगी। तो वो वाले केस में वहां पे डिसाइड किया गया कि टोबैको पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगेगी उसके मैन्युफैक्चरिंग पे। जब भी उसको बेचा जाएगा तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगी, साथ ही साथ सेस भी लगेगी। और वो सेस जो हमने बात की, जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस जिसे बोला जाता है वो, और ये काफी ज्यादा रहती है। तो इस तरह से कुछ जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस को लाया गया था और उससे जो भी रेवेन्यू बनती है उससे ये जो स्टेट्स हैं, जो सप्लाइंग स्टेट थे, उनको जो रेवेन्यू लॉस होता था वो कॉम्पेंसेट की जाती। अभी इसका जो पीरियड था वो था 2017 से लेके 2022, लेकिन अभी इसे एक्सटेंड किया गया है 2026। अगर मैंने सही पढ़ा है तो 2026 तक इसको एक्सटेंड किया गया है। तो अभी भी ये सेस जो है वो एप्लीकेबल है और जो प्रोडक्ट है जिसके ऊपर सेस लगती है उसका रेट भी काफी वेरी करता है। वो आपको गूगल से आपको ढूंढ लेना चाहिए। गूगल पे अगर आप चाहोगे और सपोज हम यहाँ पे लिखेंगे जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस, चलिए यहाँ पे आप देखोगे तो पूरी लिस्ट कई सारी वेबसाइट्स मिल जाएगी आपको, जहाँ पे आप ये लिस्ट पढ़ सकते हो कि देखिए कितना टैक्स लगता है कट टोबैको पे, और आप खुद देख लीजिए। ओके, ये खैनी वगैरह जो खाते हैं वो कितना टैक्स पे कर रहे हो आप खुद देख पाओगे यहाँ पे। ओके, देखिए सारी चीजें यहाँ पे दी गई है, तो वो आप पूछ करके देख सकते हो, अदरवाइज ये वेबसाइट को विजिट कर सकते हो आप, वहाँ पे ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। आप देख पाओगे कि किस प्रोडक्ट पे कितना सेस लगता है। ओके, देखिए पान मसाला गुटखा 204% टैक्स लगती है उसके ऊपर। ओके, तो इस हिसाब से जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस को यहाँ पे लाया गया था और अभी भी वो एक्सटेंड किया गया है 2026 के लिए। अगर जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस को लेके ये जो वीडियो बनाई वो आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि जीएसटी से जुड़ी ऐसी ही बेहतरीन वीडियो हम हमेशा आपके लिए लाते रहते हैं। मैं हूं रवि परमार, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।